पटक दिया नीचे। एक दिन बल्लेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए कि चाचा ने कहा कि चलो इनको बंदूक चलाना सिखाते हैं। कोई काम वह नहीं जानते। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। अब मौलवी साहब ऐसे थे कि वो ये नहीं कहना चाहते थे कि भाई ये चीज मुझे नहीं आती है ना, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है और आप उसको ये कह दो कि भाई ये मुझे नहीं आती, ये मुझे बता दो कैसे करना, तो उसमें आपको अगला व्यक्ति अच्छे से बताएगा। और अगर आप झूठ बोलोगे कि नहीं मुझे तो ये आता है, मुझे तो सब आता है, तो अगला कहेगा ठीक है आता है तो चलो अपने आप करने दो, तो लोग आपका मजाक भी बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बंदूक चलाना सिखाना चाहा। और जो मौलवी साहब थे वो कहाँ मानने वाले थे कि उनको नहीं आती है। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वो अपनी शान उसमें नहीं समझते थे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अच्छा निशाना लगा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बंदूक चलानी बहुत बढ़िया आती है और मैं बहुत अच्छा निशाना लगा लेता हूँ। वो बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। दरख्त क्या होता है बेटा? पेड़। दरख्त कहते हैं पेड़ को, ठीक है। तो एक पेड़ पर उन्हें क्या नजर आया? एक गिद्ध नजर आया और वह काफी ऊंचाई पर था। बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई वो पुराने किस्म की थी। पुराने किस्म की बंदूक आजकल आप देखते हैं हल्की बंदूकें होती है, उनको ऐसे पकड़ सकते, पर पुरानी जो बंदूकें थी बहुत भारी होती थी और उनको यहाँ कंधे में लगाया जाता था। और जब उसको चलाते थे तो उसका जो जोर था वो आपके कंधे पर या सीने पे पड़ता था। तो मौलवी साहब को ये चीज पता नहीं थी। चचा तो जानते थे लेकिन मौलवी साहब को ये चीज पता नहीं थी। और मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई भी नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जो ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। यानी कि गिद्ध को मारने की जगह मौलवी साहब तो खुद ही गिर गए और उन्हें चोट लग गई, और इतनी चोट लग गई कि उनको उठा करके ले जाना पड़ा। तो इसमें आपने छोटी छोटी उनकी शरारत भरी राजेंद्र प्रसाद की नहीं थी, लेकिन वो अपने मौलवी साहब के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से उनकी छोटी छोटी घटनाओं से बता रहे हैं कि किस तरह के इंसान थे वो मौलवी साहब, और वो किस तरह की हरकतें करते थे, किसी बात के पीछे नहीं रहते थे, है ना, और हर चीज में आगे आगे रहते थे और आखिर उसमें धोखा भी खाते थे। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ रहे थे। और ये मौलवी साहब उन्हें क्या पढ़ाते थे? फारसी, ठीक है। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। अब वो जब चले गए तो दूसरे बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे, है ना, यानी कि ये बहुत ही गंभीर थे। ये उस तरह के नहीं थे जैसे इनके पहले वाले मौलवी साहब थे कि हर चीज को हाँ मुझे भी आता है, मुझे भी आता है, और लोग उनका मजाक बनाया करते थे। इस तरह के वे इंसान नहीं थे और वो गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी, तब गिनती सिखाते थे। खेल कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। यानी ये जो उनके मौलवी थे ये बहुत ध्यान से पढ़ाते थे। उनका बड़ा समय बंधा हुआ था कि इतने टाइम पे ये पढ़ना है, इस दिन हम गिनती करेंगे, इतने बजे खेलने का भी वो समय दिया करते थे, ठीक है। तो दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया कि एक जो थे बहुत ही अपने आप को किसी चीज में कम नहीं समझते थे, किसी चीज को ना कहना अपनी शान के खिलाफ समझते थे और उसमें हर बार वो धोखा खाया करते थे, और ये बच्चे उनका खूब मजा लिया करते थे। और यहाँ पर अब दूसरे मौलवी जी का वर्णन है कि वो किस तरह के इंसान थे। बहुत ही गंभीर थे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, बहुत बच्चों का ध्यान रखते थे, और उनके साथ उनका समय बंधा रहता था कि इतने बजे तक आपको इस दिन फारसी पढ़ना है, इस दिन आपको गिनती करना है। तो बड़ा प्लान करके चलते थे, ठीक है। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। और कहाँ पे रहते थे? कोठरी कहते हैं छोटा सा कमरा, ठीक है, एक छोटा सा कमरा जिसे कोठरी कहा जाता था, उसमें रहते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्त पोश होता है जो तखत जैसा होता है, और उसी पे बैठ के ये बच्चे पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। अब सबसे पहला काम क्या होता है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना? सुबह का टाइम, है ना। और अगर आप पुरानी चीज को दोहराएं
तो आप उसको अच्छे से याद करते रहते हैं। अगर आप आगे आगे बढ़ते चले गए तो आप पीछे का भूलते जाएंगे कि नहीं। तो अगर उसके लिए आपको सबसे अच्छा काम क्या करना होता है कि पीछे के पार्ट जो है या पीछे का जो भी चीज है उसको आप दोहराएं। तो सबसे पहले काम इन बच्चों का क्या होता था कि सबसे पहले वो पीछे का जो पार्ट होता था या काम होता था उसको पढ़ते थे, उसको दोहराते थे। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया जाता था। यानी कि एक ऐसा नहीं था कि जब सारे याद कर लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे ही एक याद कर लेता था वो आगे उसको दूसरा सबक पढ़ा देते थे, उसको दूसरी चीज पढ़ाते थे। तो जैसे जैसे वो याद करते जाते थे बच्चे वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाते थे। जब तक सूर्योदय हो तब तक सूर्योदय हो जाता, यानी कि वो इतने देर तक पढ़ाते थे कि एक पाठ आपने पढ़ा, जैसे वो याद आ गया तो दूसरा उन्होंने पढ़ाया, फिर तीसरा पढ़ाया, तो तब तक सूर्यास्त हो जाता था और हम मुंह हाथ धो लेते और माँ से कुछ खाने के लिए पहुंच जाते थे। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे रात तक पढ़ा करते हैं, है ना। रात के 9 बजे 10 बजे बहुत देर तक पहले टाइम पे सूर्यास्त के समय क्यों बंद कर देते थे पढ़ाई, कोई बताएगा। सूर्यास्त मतलब जैसे ही सूरज डूबता था उसके बाद पढ़ाई बंद कर दी जाती थी। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि वहां पर अंधेरा हो जाता था, वहां पे लाइट नहीं होती थी, है ना। तब बिजली नहीं होती थी, है ना। तो लाइट ना होने की वजह से जो पढ़ाई लिखाई का काम, जो काम करना मुख्य काम होते थे वो सब ये लोग दिन में रहते ही कर लेते थे। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना लेने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते कि अब किताब बंद करो। यानी कि थोड़ी देर का उनको गैप मिलता, वो बच्चे वापस आते और फिर उन्हें सुनाना पड़ता। जो भी उन्होंने याद किया है वो उन्हें सुनाना पड़ता था। जब वो सुना लेते थे तब मौलवी साहब कहते थे कि अच्छा अब किताब बंद करो। तो 2 तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया है ना। एक जो थे वो बिल्कुल भी हर समय अपना हंसी का पात्र बनते थे हर समय, है ना। और ये जो थे बहुत ही ज्यादा गंभीर थे और बच्चों का ध्यान रखते थे। अच्छा, किताब बंद कर दी जाती। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती। तख्ती जानते क्या होता है? एक लकड़ी का होता था पहले, तख्त जैसा होता था और उसके ऊपर काली स्याही से पोता जाता था और उसमें लिखा जाता था, है ना। तख्ती निकालनी होती, तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। अब तख्ती में तो थोड़ी पहले कॉपी तो होती नहीं थी कि आपने एक पन्ना पलटा, फिर अगले पन्ने पर लिखा, फिर पलट दिया, फिर तीसरा पन्ना लिखा और पलट दिया, ऐसा नहीं होता था। तो उससे जब तख्ती पूरी भर जाती तो फिर उसको मिटाते और उसके बाद फिर दोबारा उस पर लिखना शुरू करते। इस क्रिया में से कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती। खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही हमें खेलने की छुट्टी मिलती थी इन बच्चों को। यानी कि जब वो दूसरा सबक याद करते, यानी कि दिन भर जो है वो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। संध्या को जल्द नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते न देख लें, नहीं तो मार पड़ती। पलक झपकना मतलब हाँ नींद आना, पलक झपकना मतलब नींद आना। तो अगर कहीं देख लिया मौलवी साहब ने तो क्या होगा कि उन बच्चों को बहुत मार पड़ती। तो जल्द छुट्टी के 2 उपाय थे। अब उनके 2 तरीके थे जल्दी छुट्टी करवाने के। बच्चे भी चालाक होते है ना। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे। जल्द छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही किया करते थे। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता। अब देखो ये इनकी एक शैतानी भरी हरकत के बारे में वर्णन है। उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए एक तेल का दिया जला दिया जाता था जिसपे बच्चे पढ़ते थे। तो ये बच्चे क्या करते थे कि छोटी पोटली बना देते थे, उसमें रेत भर लेते थे। मतलब एक जैसे कपड़ा लिया, उसमें रेत भरा, पोटली बना के उसको बांध दिया। अब ये लोग क्या करते थे कि उसको जैसे नजर सबसे छुपती थी, चुपके से वो पोटली जो थे वो तेल में डुबा देते थे। अब क्या करता तेल उस समय सोख लेता था, सारा तेल जो था वो पोटली में आ जाता था। ठीक है। तो अब ये लोग कितने चालाक थे कि ये लोग किस तरह से हम अपनी पढ़ाई से छुट्टी पाएं, उसके नए नए तरीके देखो बच्चे ढूंढते हैं। तो उसके बारे में कि छुपाकर वो तेल की पोटली, वो जो पोटली थी रेत की, उसको तेल में डुबा देते थे
वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया बुझने लग जाता। सारा तेल निकल जाता तो दिया जो है जल्दी बुझने लगता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते, है ना, कि मजबूर हो जाते कि भाई अब दिया बुझने वाला है, तो वो कह देते किताब बंद करने के इन लोग को मिल जाता। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे हैं। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। तो ये राजेंद्र प्रसाद का बचपन का एक वर्णन है, जिसको बहुत खूबसूरती इन्होंने बचपन की खट्टी मीठी अनुभव बताए हैं, अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि किस तरह से लोग उन्हें मिले थे और किस तरह से पढ़ाते थे, उसके बारे में वर्णन है। और उनकी थोड़ी बहुत शरारत भरी चीजों का भी इसमें वर्णन है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको लेसन को पढ़ेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारे बेटा शब्द हैं, जिसमें जैसे एक है अच्छाई बुराई, है ना, एक इसमें बीच में आया है अच्छाई बुराई। ठीक है, अब ये दोनों उल्टे शब्द हो गए, है ना, विपरीत शब्द हो गए। आपने पिछले लेसन में भी कुछ उल्टे शब्द किए थे, क्या क्या किए थे बताइए। नहीं, उसके पहले समर्थन, उसका उल्टा क्या था, विरोध। याद आया, आपने किए थे, कुछ उल्टे शब्द किए थे, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी है, अच्छाई बुराई है, और भी बहुत सारे हैं। छोटे बड़े शब्द है ना, छोटे बड़े, ये दोनों भी उल्टे शब्द हैं। और आपको याद है लास्ट लेसन में आपने समर्थन किया था, समर्थन का उल्टा क्या हुआ, है ना, समर्थन करना मतलब उसका उल्टा विरोध। ठीक है, तो आप ये उल्टे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे जिसमें कि दोनों शब्द आएंगे आपके। ठीक है, ऐसे शब्द वाक्य बनाएंगे जिसमें दोनों शब्द आपके आएंगे। ठीक है, और इस तरह के और शब्द ढूंढ के लाएंगे, जैसे बेखौफ, बेघर, बेकसूर, बेवजह, इस तरह के और शब्द भी आप ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है।